आँखों में मेरी तुझे सादगी न दिखे, ऐसे कैसे मेरी जाना। ये सारी बातें जो अधूरी सी रखी थी, सुन रहा है अब ज़माना। हेलो नमस्कार ब्यूनस दियस। और क्योंकि हम थाईलैंड में हैं इसलिए स्वादी खा। तो बहुत बढ़िया दिन है आज, बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि हम फाइनली बहुत समय के बाद विदेश की यात्रा पर निकले हैं। इनफैक्ट पुराने पासपोर्ट के भरने के बाद ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। नया पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद भी अभी तक उस पर कोई भी स्टैंप नहीं लगा है। बट खुशी की बात यह है कि बहुत सारे इंडियन लड़कों की तरह नए पासपोर्ट पे भी हमारा पहला स्टैंप थाईलैंड का होगा। तो बात कर लेते हैं कि अभी थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या चाहिए। 1 मई के बाद से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, तो अभी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, कितनी देर पहले आपको टिकट कराना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट, क्योंकि भैया बिना पासपोर्ट के तो आप नेपाल और भूटान तो जा सकते हो बट अदरवाइज तो नहीं जा सकते हो। तो पासपोर्ट जरूर है और 6 महीने की वैलिडिटी भी नहीं चाहिए। वैसे बाय द वे हर जगह 6 महीने की वैलिडिटी चाहिए होती है, बट ये आप एयरलाइन से चेक कर ले। लाइक जो इंडियन एयरलाइंस है वो अलाउ नहीं करती है, बट जो थाई एयरलाइंस है वो अप टू आई थिंक 40 डेज अलाउ कर देती है। पासपोर्ट के बाद आपको चाहिए फ्लाइट टिकट्स, क्योंकि एरोप्लेन से ही तो जाएंगे थाईलैंड। उसके बाद आपको जो कि इमिग्रेशन काउंटर पे ही पूछा जाएगा वो चाहिए आपको रिटर्न टिकट। तो रिटर्न टिकट बेसिकली आपको थाईलैंड का एग्जिट दिखाना पड़ेगा वीजा ऑन अराइवल के लिए। तो जैसे मुझे यहाँ से वियतनाम जाना है बट मैंने टिकट नहीं करा रखा था, तो मुझे ऐसे चेक इन काउंटर पे ही रोक लिया गया और मुझे वहीं जल्दबाजी में एक रैंडम डेट का वियतनाम का टिकट कराना पड़ा, जो बहुत महंगा भी पड़ा। तो अगर आपका ऐसा प्लान है मल्टीपल कंट्रीज जाने का तो आपको पहले से थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ी फाइट है। फ्लाइट बुकिंग के बाद आपको होटल बुकिंग भी दिखानी है। तो मेरे पास होटल बुकिंग भी नहीं थी, तो मैंने एक दिन का वहीं पे एक रैंडम होटल बुक कर दिया और मैं उसी होटल में हूँ। बाय चांस होटल काफी बढ़िया निकला। 2700 रुपये का रूम है और बढ़िया एकदम समुंदर का व्यू है और बहुत ही शांत एरिया में है। ऐसा पटोंग वाली साइड नहीं है, कमला और बांगटाओ के बीच में है सुरीन बीच। तो ये क्लिफ के ऊपर है, तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है। और आई थिंक 2700 रुपये में इतना अच्छा रूम तो आपको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते गोवा में। इंडिया में तो अभी ओयो रूम 5-5 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। उसके बाद आपको चाहिए मोदी जी की फोटो वाला वो डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसके कुछ अलग रूल है, उसमें शायद क्वारंटीन वारंटीन है या फिर पीसीआर वीसीआर कराना होता है। बट मेरे हिसाब से थाईलैंड जाने से पहले भाई वैक्सीन लगवा लो, मतलब इतना तो लोड नहीं है, मतलब लगवा के जाओ, कहीं जाना है तो क्यों रिस्क लेनी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी क्या है कि इंडिया में अपना पूरा ऐसा 1 साल होने वाला है वैक्सीन को और हम लोग एलिजिबल हो गए हैं अपने पहले बूस्टर शॉट के लिए। तो अगर आपने पिछले 14 दिन में बूस्टर शॉट ली है तो आपको फ्लाइट में नहीं बैठने देंगे। तो अगर आपने बूस्टर लगवाया है तो आप ये ट्रिप प्लान ना करें, प्रॉब्ली 14 दिन बाद प्लान करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आप थाईलैंड जा ही नहीं सकते वो है थाई पास। तो अभी तक क्या था कि कुछ तो थाईलैंड में सैंडबॉक्स प्रोग्राम चल रहा था और कुछ तो ऐसा क्वारंटीन वारंटीन वाली चीजें थी और जो होटल बुकिंग भी थी वो आपको सिर्फ जो सर्टिफाइड होटल्स हैं गवर्नमेंट के उसी में दिखानी थी, क्योंकि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो आपको 5 दिन एक ही होटल में रहना है। तो ये सब चीजें थी। तो अब कुछ भी नहीं है, आप किसी भी होटल में रह सकते हो। आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट ना इंडिया में कराना है ना आपको थाईलैंड में कराना है। आपको बस ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो थाई पास है जिसके बारे में अभी बताता हूँ, ये सारे लेके सीधा थाईलैंड आ जाना है और फिर रिलैक्स करना है। तो थाई पास का क्या सीन है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, तो उस पर जाइए, आप अपने आप को रजिस्टर करिए। उसमें आपको आपका फ्लाइट नंबर देना होगा। तो फ्लाइट नंबर आप बिना फ्लाइट बुक करके भी डाल सकते हैं, मैंने वही किया था। और फ्लाइट नंबर के अलावा आपको अपना पासपोर्ट का फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको ये डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसके साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप मेक माई ट्रिप से 500-600 रुपए की ले सकते हो या फिर अलग से भी 700-800 रुपए की ले सकते हो। मैंने रिलायंस की ली जो 810 रुपए की थी। बट मेक श्योर कि उसमें कोविड की इमरजेंसी मेडिकल कवरेज है अप टू $10,000। तो आई थिंक जो मेरी रिलायंस की है वो 800 रुपए की पड़ी, उसमें $50,000 का कवरेज है। तो बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी, वो आप अपलोड कर दीजिए थाई पास वाली वेबसाइट पे। उसके बाद उसमें वेबसाइट में कहता है कि अप टू 48 आवर्स लगता है, बट मैंने क्या किया था, मैंने सेम डे फ्लाइट की थी। दिन में मैंने अप्लाई किया और रात की मैंने फ्लाइट करा दी, क्योंकि मेरा रैंडम प्लान बन गया था। तो 5 मिनट में पास आ गया। बाकी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उन्होंने अभी अप्लाई किया है, उनकी 2 दिन बाद की फ्लाइट है, तो 5-6 घंटे में आ गया। तो आई थिंक थाई पास इज वेरी इजी। तो उसकी एक पीडीएफ आपको ईमेल पे आ जाएगी और वो आप मोबाइल पे दिखा सकते हैं, उसमें एक स्कैन कोड होता है। सो थाई पास इज मैंडेटरी। उसके बाद जो हमने जो ट्रैवल इंश्योरेंस की बात की वो थाई पास में अपलोड करने के अलावा आपको अलग से भी
चेक इन पे दिखानी पड़ेगी और वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पे भी दिखानी पड़ेगी। फिर आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको चेक इन करने दिया जाएगा, आपको इमिग्रेशन के थ्रू भी जाने दिया जाएगा। फिर आप फ्लाइट पकड़ के थाईलैंड भी पहुंच जाओगे। उसके बाद आते हैं वीजा ऑन अराइवल पे। तो वीजा ऑन अराइवल पे क्या है कि जनरली थाईलैंड में क्या करते हैं, जो इंडियन फ्लाइट्स है वो क्लब कर देते हैं। तो जैसे फुकेत में मैं लैंड किया तो 7 बजे फ्लाइट थी दिल्ली से, 7:30 बजे बॉम्बे से और 7:45 बजे बैंगलोर से, क्योंकि इंडियंस को जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है वीजा ऑन अराइवल में, तो एक साथ उनको क्लब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मैं बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले तो मेरे पास पेन नहीं था, तो पेन तो आई थिंक 2006 में खरीदा था लास्ट। तो अगर आपके पास एक पेन है तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, क्योंकि वहां पे 1 या 2 ही पेन होते हैं जिसमें 25-30 लोगों को फॉर्म भरना होता है। तो अगर आप पहले से वो फॉर्म भर लेंगे या आपके पास अपना पेन है, आप जल्दी जल्दी भर लेंगे तो आप लाइन में पहले लग जाएंगे। तो ये एक प्रो टिप है। पेन के अलावा आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। तो अगर आपके पास फोटो नहीं है तो वहां पे एक काउंटर है, अगर वो फर्जी 800 रुपये लेता है तो इससे अच्छा फोटो लेके चलो। मुझे भी पता नहीं था फोटो लेके जानी है, क्योंकि आजकल तो मोस्टली वीजा काउंटर पे वहीं पे फोटो खींचते हैं, बट बाई चांस मेरे वॉलेट में फोटो मिल गई तो वो चल गई। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़े से पैसे ले आना। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी जेब में 200 रुपये कैश था बस, और मैं सीधा थाईलैंड पहुंच गया, क्योंकि मेरा कुछ प्लान नहीं था। मैंने शाम को टिकट कराई, रात की फ्लाइट थी और मैं पकड़ के आ गया। बाई चांस सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हो गए और मेरे पास कुछ कैश नहीं था। मुझे लगा एटीएम से विड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि एटीएम से विड्रॉ करना सबसे बढ़िया डील होती है। तो अब मैं वहां पे गया तो वहां एटीएम ही नहीं है। तो मैंने बोला यार आप कार्ड लोगे, तो उन्होंने बोला कार्ड नहीं लेंगे। तो फिर वहां पे बहुत हो गई फाइट। जो एटीएम है वो इमिग्रेशन के उस पार है, तो मैंने रिक्वेस्ट की क्या मुझे जाने दो, मतलब मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने बोला है कि ये तो बड़ी फाइट है, रुको कुछ अरेंज करते हैं, बट काफी टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे इंडियन लोग आए थे और मोस्टली इंडियंस काफी प्रिपेयर्ड आते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा कैश था। तो मैंने बोला कि भाई मैं पेटीएम कर देता हूँ, जीपे कर देता हूँ, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने 4-5 लोगों को पकड़ा कि भाई थोड़े से पैसे दे दो, तुम 5,000 रुपये INR भी दे दो। तो वहां पे मनी एक्सचेंज होता है, तो आपको एक्सचेंज करना तो आप करा सकते हो। तो मैं कहा 5,000 INR दे दो, मैं 2,000 बात आ जाएंगे, मेरी कम से कम एंट्री तो हो जाएगी, बाकी मैं फिगर आउट कर लूंगा। भाई कोई भी बंदा हेल्पफुल ही नहीं। तो इंडिया के लोग इंडिया में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो लोग ऐसा बाहर ट्रैवल करते हैं ना, उनका अलग ही एटीट्यूड होता है। उनको लगता है कि भाई वो ऐसे दूसरे पे शक करते हैं कि भाई ये कैसे आ गया। जैसे उनको लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, हम विदेश आ गए हैं। गोवा से कम पैसे खर्च होते हैं थाईलैंड में आज की डेट में। फिर वहां पे जो कस्टम ऑफिसर था उसने एक वॉलंटियर मेरे साथ भेजा, मुझे इमिग्रेशन के पार ले गया। वहां पे एक एटीएम था, तो फिर मैं एटीएम पे गया। तो जो इंडिया के बैंक है फैंटास्टिक, उनको जब भी आप पहला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे उनको शक हो जाएगा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। फिर वो आपको कॉल करेंगे, बट आप विदेश में होगे तो आपको फोन आएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपका कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। बट थैंकफुली ये सब नहीं किया। बस जो वो कार्ड है वो बाय डिफॉल्ट आई थिंक इंटरनेशनल डिसेबल होता है, तो आपको नेट बैंकिंग पे जाके वो इंटरनेशनल इनेबल करना पड़ेगा। बट फाइट ये होती है कि अगर आप नए देश में जाते हैं तो आपको इंटरनेट वाईफाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो खैर कुछ कुछ करके हॉटस्पॉट वगैरह लेके इंटरनेट आ गया, नेट बैंकिंग से इनेबल कर दिया, मैंने पैसे विड्रॉ कर लिया और फैंटास्टिक एक्सचेंज रेट मिला। और फिर बस वीजा ऑन अराइवल पे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। मेरे पास कोई भी प्रिंट आउट नहीं था, मैंने सीधा मोबाइल स्क्रीन दिखाई। मोबाइल स्क्रीन वॉज गुड इनफ, डू नॉट वेस्ट पेपर, ऑल्दो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ठीक है। मतलब प्रिंट आउट आजकल अगर आप ऑफिस वर्क फ्रॉम होम वाली लाइफ में प्रिंट आउट निकालना बहुत मुश्किल है। पहले तो HR से बोल देते थे, राइट। अब वहां जाके भाई साइबर कैफे ढूंढो, प्रिंट आउट निकालो, तो सीधा भाई स्क्रीनशॉट दिखाइए, सब चलता है। उसके बाद आपको लाइन में लगना होगा, तो लाइन का ही जो टाइम है वो है। तो अगर आपका पेन है, आपका सारी चीजें पूरी है, तो आप जल्दी से लाइन में पहुंच जाओगे और आपका जल्दी से वीजा हो जाएगा। वीजा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो उसके बाद जो आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है उसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। फिर बस इमिग्रेशन ऑफिसर पे अपनी 4 उंगलियां देनी होती हैं और फोटो खींचती है, फिर वो स्टैंप लगा देता है, फिर वो खापकूं खा करती है। उसके बाद आप नीचे आते हो, उसके बाद वहां पे सिम कार्ड होंगे अलग अलग। तो सिम कार्ड में भी एक प्रो टिप है कि अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम लाइफ है जैसे कि हमारी है, तो सिम कार्ड वहां पे जो जनरली मिलेंगे बहुत सस्ते मिलेंगे, बट उनकी जो स्पीड होती है वो 1 MBPS, 4 MBPS, 5 MBPS, मैक्सिमम 10 MBPS होती है। तो आप उनसे बोलना कि भाई मुझे 100 MBPS चाहिए, तो उसका रेट डबल होगा। मतलब आई थिंक 250 बात में 10 MBPS मिल रही थी या फिर 5 MBPS, बट 650 बात में 100 MBPS थी। तो मुझे तो 100 MBPS चाहिए थी क्योंकि भाई रिमोट जॉब है। तो मैंने 100 MBPS वाले ले लिया, तो वो जरूर आप याद रखें। उसके बाद बस आप बाहर निकलिए। अगर आपको मेन सिटी में जाना है तो मिनी बस मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, शेयर टैक्सी मिल जाएगी,
बट क्योंकि मैंने एक रैंडम बीच पे, जो काफी शांत है बाय द वे, रैंडम बीच पे होटल कराया है, तो मुझे पूरी टैक्सी लेनी पड़ी, तो 700 बात लग गए। तो बस अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास टाइम है और आपके पास जोश है और आपके पास पैशन है कि आपको थाईलैंड ही जाना है, तो बस भाई आज का, कल का, परसों का कभी भी टिकट करा लो। बाकी सब तो ईजी है, ऑनलाइन ही प्रोसेस है सारे। थोड़े से कैश ले आना और बस आप थाईलैंड आइए, फिर बढ़िया होटल बुक करा लीजिए, बढ़िया आइलैंड वाइलैंड घूमिए, बढ़िया रिलैक्स करिए, बढ़िया एंजॉय करिए, चक दे फट्टे। ठीक है, ओके, बाय बाय।